यूनान का जो 30% एरिया है ना वो तुर्की के साथ लगता है। सामोस इसलैंड जो है ये बॉर्डर ऐसा है जो तुर्की के साथ लगता है। यहाँ से ये तकरीबन 30% एरिया यूनान का जो है ये तुर्की के साथ लगता है। यहीं से ही लोग जो है ना वो डंकी लगा के यूनान के अंदर एंटर होते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा इनकी फ़ौजें गश्त कर रही होती हैं इसलैंड समंदर के अंदर भी। और अगर तो आप अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं तो फिर ऐसा हरगिज़ कदम ना उठाएं। सिर्फ मेरा मकसद आपको मालूमात पहुंचाना है। जो लोग पाकिस्तान से कोयटा के रास्ते तफ्तान, फिर जहदान, फिर तेहरान, ये ईरान के अंदर शामिल हो के तबरेज़ से वहाँ पे फिर जाते हैं तुर्की, या फिर मतलब कि बॉर्डर से डंकी लगाते हैं ना, जो लोग बॉर्डर से जो बॉर्डर के थ्रू डंकी लगाते हैं, डंकी लगाने के बाद वो तुर्की के अंदर दाखिल होते हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान को हथेली पे रख के। वहाँ से फिर वो किसी अच्छे ख़राब मौसम की सूरत हाल जब बनती है या कोई बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और इस टाइप का कोई सीन होता है, फिर जो एजेंट लोग हैं इनकी डंकी आगे तुर्की से लगवाते हैं यूनान के अंदर। तो देखिए मैंने सिर्फ आपको 1 लाख रुपए में 3 कंट्री का विजिट बताया हुआ, जिसमें ईरान भी है, आज़रबाईजान भी है और तुर्की भी है। आप आज़रबाईजान ना जाएं, आप ईरान चले जाएं, ईरान से आप लीगली तौर पे तुर्की में दाखिल हो जाएं, यहाँ तक तो आपकी जान सेव है ना। तो आप इतना बड़ा रिस्क थोड़ी सी अमाउंट के लिए क्यों ले रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 हज़ार रुपये आपका बाय रोड लगना है। आप मेरी ये वीडियो देख लें, इस वीडियो के लिंक में सारा तरीक़ेकार बताया, बिल्कुल सस्ते में बाय रोड आप किस तरह तुर्की में जा सकते हैं। खुदारा आपको अपनी जान गंवाने की इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप अफोर्ड कर लेंगे ना, आपकी जान से ये ज़्यादा तो नहीं है ना। और दूसरा, मैं आज यूनान की वीडियो स्पेशली इसलिए बनाने लगा हूँ कि यूनान के अंदर आप बिल्कुल सस्ते में जाएं। यार आप खुद कोशिश करें, आपको आदत पड़ी हुई है एजेंटों से 15-20 लाख 30-30 लाख रुपए अपना लुटवाने की। जब तक आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपका पैसा ज़ाया ना हो, आप लोग नहीं मानते, आपकी तसल्ली ही नहीं होती कि हम बाहर कंट्री में जा सकते हैं। जब मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता हूं कि डायरेक्टली आप अप्लाई करें, तो जब मैं आपको फ़ीस बताता हूं कि सिर्फ इतनी सी फ़ीस है, मैं वीडियो के सेंटर में या एंड पे फ़ीस भी सारा तरीक़ेकार बताऊंगा। जब मैं बताता हूं इतनी कम फ़ीस है, आप लोग एग्री ही नहीं करते। क्यों नहीं एग्री करते? क्योंकि आपने फ़लाँ दोस्त से सुना होता है कि मैं जी 20 लाख में यूरोप में जा रहा हूँ, फ़लाँ 40 लाख में जा रहा है, फ़लाँ 15 लाख में जा रहा है। अपने घर का जो पेरेंट्स ने मेहनत मजदूरी करके सबसे कीमती कमर्शियल प्लाट लिया होता है जो 40-50 लाख का होता है, वो बेच के आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी गवा के यूरोप में जा रहे होते हैं धक्के खाने के लिए। वहाँ पे भी तो सेटलमेंट होने के लिए बहुत सख्त मेहनत की, बहुत लक की और बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है ना। आप इतना पैसा पाकिस्तान में लगा के कोई अच्छा कारोबार कर लें, चले मुल्क का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, आप घर अपनी फैमिलीज़ के अंदर हैं। मकसद आपको बताने का है कि डंकी की तरफ बिल्कुल ना जाएं। मैंने पीछे कि इटली की वीडियो बनाई थी तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उन्होंने मुझे कहा जी हम तुर्की से क्या डंकी लगा के जा सकते हैं। मैं बिल्कुल भी इलीगल तौर पे एग्री नहीं करता किसी को भी कि कोई गलत तरीके से, इलीगल तरीके से किसी भी फॉरेन कंट्री में जाए, और ना मैं ये एग्री करता हूं कि बहुत ज़्यादा आप अपना पैसा गवा के फॉरेन कंट्री में जाएं। अब देखिए जो एजेंट पाकिस्तानियों से कम पैसा लेते हैं ना, वो 15 लाख रुपए ले रहे हैं। 15 लाख में वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का वीज़ा लेके दे देते हैं। एग्रीकल्चर का वीज़ा वो ले देते हैं, इसमें इशू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि 15 लाख में आप पाकिस्तान में कारोबार भी तो कर सकते हैं। जब आप 15 लाख लगा के यूनान में जाते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेम वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में है, लेकिन ये होता है शेयर बेस पे। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना सीर मिलाया हुआ है, तो वहाँ पे जो मालिक है ना ओनर यूनान में, उसके साथ ये शेयर बेस पे काम किया जाता है। लेकिन तमाम रूल्स वगैरह जो है वो यूनान की गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक होते हैं। उसमें जब आप रब्ता करते हैं वहाँ पे जिसकी लैंड है, ज़मीन है, एग्रीकल्चर वाले बंदे से, वो जस्ट आपका पासपोर्ट मांगता है और 2 पासपोर्ट साइज़ बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स मांगता है। ये चीज़ें जब उसके पास चली जाती है तो वो अपना एक एग्रीमेंट यूनान के लॉ के मुताबिक जो है वो तैयार करता है, ऑफिस से उसको सबमिट करवाता है, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी ये जो बंदा जिसने पासपोर्ट भेजा इसकी जाँच पड़ताल होती है। उसके बाद एक दफ़ा बाय कोरियर या बाय ईमेल एग्रीमेंट पाकिस्तान में जो बंदा जो जाना चाह रहा है इसको दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, और फिर इसके साइन स्टैंप होते हैं अगर वो ये एग्रीमेंट को अग्री करता है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यहाँ पे सबमिट करवाया जाता है एग्रीमेंट, और साथ वो जो यूनान में ऑनर है उसकी तरफ से जो वीज़ा रिक्वेस्ट है, फिर उसके बाद वीज़ा दे दिया जाता है। बहरहाल
15 लाख एजेंटों को ना दे। आप डायरेक्टली यूनान में किसी तल्लुक बेस पे या कोई उधर साथी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनके थ्रू वीज़ा निकलवा सकते हैं। अभी यहाँ मैं जो बताने का मकसद है वो ये है कि आप विजिट वीज़ा, हाँ एग्रीकल्चर वीज़ा 9 माह का होता है। अभी हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ी सी यूरोपियन गवर्नमेंट चेंजिंग लेके आ रही है, 9 माह का वीज़ा होता है, रीन्यूएबल होता है, लेकिन हो सकता है कि अभी ये वीज़ा जो है ना 2 सीजनल का कर दें, मतलब कि 18 माह का कर दें। ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। अच्छा, विजिट वीज़ा जो है ना, इसके लिए जस्ट आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी इस्लामाबाद यूनान की एम्बेसी से। घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप एम्बेसी की ही वेबसाइट से चेक लिस्ट देख लें कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं। कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें, आपका पासपोर्ट 6 माह वैलिडेशन हो, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर हो वाइट बैकग्राउंड वाली। इसके अलावा आपके पास बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उसके प्रूफ होने चाहिए। इसके बाद आपके पास मेडिकल फिटनेस हो, कोविड हो। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस हो, वो 4 से 5 हज़ार की हो जाती है, $30,000 की। इसके बाद आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए और रिटर्न टिकट होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी दोस्त कहते हैं जी अगर हमारा वीज़ा ही ना लगा तो हम होटल बुकिंग पहले ही करवा लें या टिकट करवा लें। तो आप डीमी करवा लें ना, आप फेक जो डीमी होती है वो करवा लें, वो उसका कोई इशू नहीं होता आपको। और ना ही एम्बेसी वाला आपसे पूछेगा कि ये डीमी है या क्या है, उनको इस चीज़ का आइडिया होता है। देखें ना, अब रिजेक्ट हो जाए, होटल बुकिंग रिजेक्ट हो जाए, उसका इशू नहीं है, वो 48 घंटे के अंदर मुकम्मल पेमेंट अगर आपने की भी है ना वो रिफ़ंड कर देते हैं। लेकिन अगर आपने टिकट की बुकिंग की हुई है ना पेमेंट दे के, वो रिफ़ंड करते हुए तकरीबन 25 से 30% डिडक्शन हो जाती है, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए आपने ये दोनों चीज़ें डीमी करवानी है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और दूसरा मैं बता दूं, जॉब्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूं। जॉब में एक आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए, 3 मंथ सैलरी ड्रान होना चाहिए कि 3 मंथ की जो सैलरी आपको मिली उसकी डिटेल सैलरी स्लिपें जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास NOC होना चाहिए अपनी कंपनी का कि हमें कोई इतराज़ नहीं है बंदा फॉरेन कंट्री में जा रहा है। इसके बाद आपके पास लीव एप्लीकेशन प्रूव होना चाहिए कि कंपनी ने मुझे छुट्टी दे दी हुई है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कार है तो वो भी होना चाहिए। ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस लेटर हेड जो होता है वो प्रूफ होता है, विजिटिंग कार्ड प्रूफ होता है। आपके पास कोई गाड़ी आपके नाम है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दे दें, कोई लैंड आपके नाम है, कार है, कोई और मोटरसाइकिल है, ये चीज़ें आप प्रूफ दे दें। जितनी ज़्यादा आप अपनी वेल्थ शो करवाएंगे उतना आसानी से वीज़ा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही है और आपने विजिट वीज़ा अप्लाई कर दिया है अपना और अपनी मिसेज का, तो वो वीज़ा आपका जल्दी लग जाता है। उसकी वजह क्या है, इन्वेस्टर को पता होता है कि ये बंदा अपनी मिसेज के साथ विजिट करने जा रहा है, पीछे इसने जो डिटेल दी हुई है या बच्चों के बेफाम लगाए हुए हैं, ये 3-4 बच्चे इसके पीछे गा रहे हैं, तो ये जो है ना अपनी बीवी के साथ फॉरेन कंट्री में सेटल नहीं हो सकता। ये वापस लाजमी विजिट करके आएगा क्योंकि बच्चों के बगैर ये नहीं रहेंगे। ये पॉइंट कुछ होते हैं इस तरह के जो सेटिस्फाई करते हैं एम्बेसडर को कि आया ये बंदा जिस पर्पज़ के लिए वीज़ा ले रहा है, क्या ये उसी पर्पज़ के लिए जा रहा है या वहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए जा रहा है। और दूसरा आपको मालूम होगा कवरिंग लेटर एक होता है। कवरिंग लेटर पे आपने सारी डिटेल मेंशन करनी होती है, आप यूरोप में किस किस कंट्री में या अगर स्पेन या ग्रीस में यूनान में जा रहे हैं तो किस किस शहर में वहाँ पे आप रहेंगे और वहाँ पे आपने किस किस दिन कहाँ कहाँ पे घूमना फिरना है, किस होटल में स्टे करना है, इस तरह की ये डिटेल थोड़ी सी देनी होती है। इसके अलावा आप आईडी कार्ड जब अटैच करेंगे, आईडी कार्ड हमेशा आपके पास चिप वाला और इंग्लिश होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी या उसकी कह लें कि वर्थ उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उर्दू, क्योंकि वो इंग्लिश जो है ना वो आसानी के साथ इन्वेस्टर को पता चल जाए। उस आईडी कार्ड की वर्थ ज़्यादा है। आप हमेशा जब भी आईडी कार्ड बनवाएं चिप वाला और इंग्लिश में लाजमी बनवाएं, उस पर एड्रेस वगैरह सारा टोटल डिटेल जो इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको फ़ीस बता दूँ तो आप या तो हंसेंगे या आपको यकीन ही नहीं आएगा या आप मानेंगे नहीं, आप कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि आपको वही बात पहले जो मैंने बताई थी कि आपको ना आदत पड़ी हुई है 15-20 लाख 40-40 लाख दे के यूरोप जाने की। और मज़े की बात है विजिट वीज़े की फ़ी यकीन करें सिर्फ 80 यूरो है। 80 यूरो सिर्फ पूरे यूरोप में विजिट वीज़े की फ़ी जो 80 यूरो है ना। आप एजेंटों को 15-15 लाख दिया करें। अब कुछ जो एजेंट है ना वो मुझे भी कॉल करते हैं और मुझे कहते हैं आप हमारा कारोबार ठप कर रहे हो, हमारे पास लोग आके बहस करते हैं, हमें वो कहते हैं इतनी फ़ीस है, हम आपसे हमसे कितना। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो में आप लोगों का फ़ायदा करना, आप लोगों को राइट मालूमात पहुँचाना। आगे आपकी मर्ज़ी, आपने लुटना है तो आप लुट जाएँ।
नहीं लुटना तो थोड़ी सी हिम्मत करें। ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए सुनने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, आप आसानी के साथ इनको हासिल कर रहे हैं। क्यों कौन सा आप गैर कानूनी कर रहे हैं यार, आपका इलीगली डॉक्यूमेंट आपके, आप एक दफ़ा आप डॉक्यूमेंट ये सारे कलेक्ट कर लेंगे ना, अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर लेंगे, तो आप किसी भी एक और मज़े की बात मैं बताऊँ आपको, 28 शेंगन कंट्री है, 80 यूरो फ़ी है हर कंट्री में विज़िट वीज़े की। 80 यूरो फ़ी है अडल्ट के विज़िट वीज़े की, जो 6 से 12 साल एज का है उसकी 40 यूरो है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। और जो 6 साल से कम का बच्चा है उसका बिल्कुल फ्री इंट्री वीज़ा विज़िट के लिए। और 80 यूरो फ़ी कितनी बनती है, मेरे ख्याल से 18,000 20,000 बनती होगी। और जो 6 से 12 साल का बच्चा उसकी 10,000 बनती होगी, अंदाज़ा कर लें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आप डरते हैं ना कि रिजेक्शन होगी, भाई 80 यूरो फ़ी है, आपका क्या जाता है। अगर आप इतने बड़े कंट्री में जा रहे हैं, 25-30 लाख बचा रहे हैं, तो आपका थोड़ी सी पेमेंट लग भी जाएगी। हौसला रखा करें, कोशिश किया करें। आप यूनान के लिए अप्लाई करें, 5-6 मैं कंट्रीज़ बताता हूँ जिनका वीज़ा रिफ्यूजल जो है ना बहुत कम है और आसानी से वीज़ा लग जाता है। चलें एक का नहीं लगता, ऑब्जेक्शन लग गई, आप देखें कि ऑब्जेक्शन क्यों लगी है, क्या वजह थी, क्या मैंने मसला किया है। आप मोस्टली जो मसला करते हैं वो ये करते हैं कि आपने जो प्रोफाइल बनाई होती है, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होते हैं, जो वहाँ पे बिजनेस या जॉब वगैरह शो की होती है ना, आप उसके मुताबिक आगे इंटरव्यू में सवालों जवाब नहीं देते। जब आपसे एम्बेसडर सवाल कुछ कर रहा होता है, आप प्रोफाइल के मुताबिक जवाब नहीं दे रहे होते। आप प्रोफाइल बनाते वक्त ये ध्यान किया करें कि आप उसमें क्या मेंशन कर रहे हैं और आपने उसी के मुताबिक ही जवाब देना होता है। दूसरा एक और चीज़ है कि अगर आप एजेंटों वगैरह के थ्रू अप्लाई करवा भी लेते हैं ना, तो एजेंट क्या करते हैं कि वो आपका बिजनेस बहुत बड़ा शो कर देते हैं। और जब आप बैंक स्टेटमेंट लेके आते हैं ना, मैं मेरे ख्याल से बैंक स्टेटमेंट बताना आपको भूल गया था, वो नेसेसरी है। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो, उससे 10 से 12 लाख रुपए उसके अंदर मौजूद हो, या समझ लें कि 1000 यूरो पर मंथ के हिसाब से जितने महीने आपने रहना फॉरेन कंट्री में, उतना आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलो, एक तो और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो इशू नहीं, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको सारी मालूमात मिल जाएगी, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ग्रीस की, तो वहाँ पे आपको मालूमात सारी मिल जाएगी, चेक लिस्ट आ जाएगी ना, इतना इशू नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप देखें एजेंट जो आपका बिजनेस बहुत बड़ा शो कर देता है, जब आप स्टेटमेंट लेके जाते हैं, शो करवाते हैं, आगे वो स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस वो शो करवा रहा है, एक छोटी सी फैक्ट्री शो करवा रहा है, वहाँ पे आमदनी करोड़ों में शो करवा रहा है। जब आप स्टेटमेंट देंगे वहाँ पे 5,000 2,000 10,000 की ट्रांजैक्शन आ रही होगी, तो उसको फौरी पता चल जाएगा इसमें या तो स्टेटमेंट फेक है या इसका बिजनेस फेक है। आप इस तरह किया करें, अगर एजेंटों के थ्रू भी आपने वीज़ा लगवाना है ना, सबसे पहले उसे अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें और उसे कहें इसके मुताबिक आप मेरा बिजनेस या मेरी जॉब जो है शो करवाओ। अगर आपकी जॉब है ना, तो जॉब में आपकी सैलरी कम से कम 80,000 1 लाख 1.25 लाख तक होनी चाहिए। अगर 30-40 हज़ार आपकी सैलरी है तो आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इतनी सैलरी में आप स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, मैच ही नहीं होगी। और दूसरा, आप इतनी की सैलरी में यूरोप क्या टूर करेंगे। यहाँ पे मेरी बात फिर वो 2 दफ़ा बताते बताते बीच में रह गई थी कि अगर आपका यूनान का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है ना, क्या फ़र्क पड़ा आपको, 80 यूरो आपका ज़ाया हुआ है ना। आप दोबारा फिर इटली के लिए अप्लाई कर दें, रिफ्यूज़ हो गया, कोई मसला नहीं है, दोबारा आप स्पेन के लिए अप्लाई कर दें, रिफ्यूज़ हो गया, पुर्तगाल के लिए अप्लाई करें। यार 4-5 कंट्री हैं, इनमें से एटलीस्ट एक कंट्री आपको वीज़ा दे ही देगी, कोई इशू नहीं है। हिम्मत नहीं हारनी, आपने कोशिश करते जाएं। और दूसरा एक और चीज़ देख लें, आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके अगर खुद अप्लाई करना है ना, किसी जानने वाले ट्रैवल एजेंट से या किसी न किसी से एक दफ़ा प्रूफ रीडिंग और वेरीफाई करवा लें डॉक्यूमेंट, ताकि आपकी एक दफ़ा रिफ्यूजल हो जाती है ना वीज़ा की, दोबारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अप्लाई आप कर सकते हैं लेकिन दोबारा वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो एम्बेसीज हैं वो कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अंदर हैं। इसके अलावा अगर आपने इंडिया में, इटली में, सऊदी अरबिया में, यूनाइटेड अरब अमारात में कहीं से भी अप्लाई करना है, तो आप गूगल पे जाके उनकी एम्बेसीज के एड्रेस देख सकते हैं, उनकी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। कुछ का ऑनलाइन तरीक़ेकार होता है, कुछ का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार होता है, कुछ का जो है वो फिज़िकली जाके सबमिट करवाना पड़ता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो 30% एरिया मैंने आपको बताया था जो यूनान का लगता है तुर्की में, जहाँ से डंकी लोग लगाते हैं, वो सामोस आइलैंड है। और इसके अलावा जो इसके करीबी कंट्री है ना यूनान के, उनमें अल्बानिया, बल्गारिया, रिपब्लिक ऑफ मैकडोना, और इसके अलावा जो लैंड बॉर्डर भी लगते हैं ना कुछ, वो भी काफ़ी अच्छे कंट्री हैं। उसमें इटली भी है, साइप्रस भी है, इसके अलावा लीबिया भी है, काफ़ी अच्छे कंट्रीज़ हैं। ये जो तुर्की के साथ बॉर्डर लगता है, मतलब कि ग्रीस से जो डंकी लगाते हैं ना लोग, ये डिफरेंट लैंड बॉर्डर लगते हैं, कुछ ज़मीनी बॉर्डर लगते हैं।
तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मेरी मज़ीद अगली आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं एलीट साकिब यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हाफिज़ साकिब है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।